अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस। मतलब इन्वायरमेंट पे जो हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट पे परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहला परिणाम देखते हैं, उससे पहले कुछ टर्म देखते हैं। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट इन सेम वे और अदर। आप एनर्जी को किसी भी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, किसी भी तरह किसी भी रूप में वो हार्म करेगा। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट इन सेम वे और अदर। सबसे पहला क्या होगा, काउज एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, etc। जब हम एनर्जी को बर्न कर कोल को पेट्रोलियम को, जो भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे बहुत सारे गैसेस निकलता है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन काउज होता है, वाटर पॉल्यूशन काउज होता है, सॉइल पॉल्यूशन काउज होता है। दूसरा हेल्थ हैजार्ड काउज करेगा। वो सारे गैस जो है, जिससे कि हमें अस्थमा होता है, बहुत सारा ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। अगर उसमें हैवी मेटल है तो बहुत सारे डिजीज काउज करता है, मतलब बहुत सा हेल्थ हैजार्ड ये काउज करता है। न्यूक्लियर वेस्ट काउज रेडिएशन एंड वाटर पोल्यूशन। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, जब न्यूक्लियर प्लांट में जब जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जब वो रिएक्शन करके ख़त्म हो जाता है, अब उसका एटम का बहुत कम अमाउंट बच जाता है, बाकी सब तो वो चेंज हो गया, मगर ऐसा नहीं कि 100% वो चेंज हो गया। कुछ एटम अभी भी रह जाता है, या जो भी चेंज भी हुआ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ही चेंज होता है, और कुछ एटम अभी रह गया वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा रेडिएट होता है, यानी रेडिएशन काउज करता है। वो रेडिएशन हमारे लिए या इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो ई वेस्ट, जहाँ न्यूक्लियर प्लांट होता है, तो न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट निकला वो हम एक जगह डिस्पोज करते हैं, एक जगह उसका टिल कर देते हैं, मतलब उसको जमा कर देते हैं। अब क्या होता है कि वो तो जमा हो गया, अब बारिश रेनफॉल होता है, तो उसके कारण लीचिंग होता है। लीचिंग यानी परकोलेट होता है नीचे की ओर, पानी की वजह से उसमें घुल कर और नीचे की ओर परकोलेट होता है, वो सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। अब क्या होता है, जब परकोलेट होता है तो उसके वजह से कहीं अगर ग्राउंड वाटर आ गया, उससे ग्राउंड वाटर टेबल आ गया, तो वाटर को भी कंटामिनेट कर देगा, यानी वाटर पोल्यूशन भी काउज कर गया। वहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, तो पूरे इन्वायरमेंट में वो रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, यानी पूरा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही हार्मफुल वेस्ट होता है। इसका डिस्पोजल प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसका डिस्पोजल एक प्रॉपर सील्ड वे में होना चाहिए। तो न्यूक्लियर वेस्ट काउज रेडिएशन एंड वाटर पॉल्यूशन। अब इतना फ्यूल एनर्जी हम जला रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गैसेस निकल रहा है। ये सब क्या करता है, हीट को बढ़ाता है। तो ये ग्लोबल हीट काउज करवा रहा है, ग्लोबल हीटिंग करवा रहा है, यानी पूरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब क्लाइमेट चेंज होता है मतलब ग्लोबल हीट हो रहा है। हीट होने के वजह से हो गया कि जहाँ अब जो एरिया कम गर्म होता था वो ज़्यादा गर्म होगा, अब एक एरिया ज़्यादा गर्म हो रहा है, एक कम हो रहा है। मान लीजिए कि टेरेस्ट्रियल गर्म हो रहा था और समुद्र ठंडा हो रहा था, इसके कारण तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब टेरेस्ट्रियल भी गर्म कर दिया और इधर समुद्र को भी गर्म कर दिया। अब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का काफ़ी कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम हो गया। तो अब क्या होगा कि ना बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसके वजह से रेन डिस्टर्ब होगा, यानी बारिश डिस्टर्ब होगा। अब बारिश डिस्टर्ब होगा यानी रिवर में आपका वाटर का लेवल डिस्टर्ब होगा। हम लोग बहुत से गैस जब रिलीज करते हैं, बहुत से कार्बन, जब इससे कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, लास्ट में वो कार्बन जाके पानी में ही गिरता है, कॉन्सिक्वेंस उसका पानी में ही होता है, जिसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। अब वो क्या होगा कि वहाँ जाके वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो
समुद्र का एसिडिफिकेशन कराएगा, सी वाटर का एसिडिफिकेशन करवाएगा। और क्या कराएगा, वो स्नो लाइन को चेंज कर देगा। जो स्नो लाइन होता है जहाँ के बाद जहाँ वो लाइन होता है जिसके बाद स्नोफॉल मतलब स्नो बनना बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा कि जो एक स्नो मान लीजिए पहले यहाँ तक होता था, अब स्नो यहाँ तक ही बनेगा, स्नो लाइन ऊपर चल गया यानी रिट्रीट कर गया। तो स्नो लाइन को भी चेंज कर देगा। तो इसी तरह पूरा मतलब क्लाइमेट को ही डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि ये ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज कर देगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग को करना क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग को जितना काम है उससे ज़्यादा यूज ना करें, अपना बस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और जो बाकी बचे वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दें। इसी को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमारे पूर्वजों ने आज सबका यूज कर लिया होता तो आज हमारे पास कुछ बचता नहीं। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स करना होगा। दूसरा कि मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, हम लोग को टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड करना होगा। जितना भी न्यूक्लियर प्लांट है या जो भी हमारा इंजन है उसका एफिशिएंसी बढ़ाना होगा। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होंगे, नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे। यूज लॉन्ग लास्टिंग इको फ्रेंडली डिवाइस, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल का बैटरी ही है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 साल 3 साल चला और हम लोग फेंक दिए, मगर वो मोबाइल बैटरी है जो लिथियम का बना है वो जाके लास्टली सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वो इको फ्रेंडली नहीं है। इसलिए ई वेस्ट का डिस्पोजल हम लोग को अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जिसका लाइफ लाइन मान लीजिए 3 साल है उसको हम करके 10-15 साल बढ़ा दें तो कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस हम लोग यूज करें जिसका लॉन्ग लास्टिंग हो और इको फ्रेंडली हो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का हम लोग प्रॉपर डिस्पोज करें, मतलब किस तरह से हम करना है, जो सारे प्रोसेस हम पीछे बताए हैं उस तरह से। ई वेस्ट है, ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सबसे ज़्यादा अभी का जो सोर्स है ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, इसलिए कि हम लोग को अभी तक इसका प्रॉपर डिस्पोजल का टेक्नोलॉजी अच्छे से पता नहीं है। अब ई वेस्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि ई वेस्ट में प्रीशियस मेटल भी है, ई वेस्ट में हार्मफुल मेटल भी है। ई वेस्ट में वैसा मेटल है जो आपको सॉइल पोल्यूशन करवा देता है, हैवी मेटल से बना हुआ है, जैसे लिथियम, ये सब जो है ये सब ई वेस्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसमें प्रीशियस मेटल कौन सा है, सिल्वर है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर मोबाइल चिप में आपका सिल्वर से सोल्डरिंग किया होता है। अगर हम लोग वो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट, ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब खोजें कि उस सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लें, सेपरेट कर लें, हर एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट करके फिर से उसका रिसाइकिल कर लें, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट हम अच्छा से कर सकते हैं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो हम लोग पढ़ाए ही आपको पीछे। न्यूक्लियर वेस्ट अभी हम बताएं कि न्यूक्लियर का वेस्ट हमेशा एक सील्ड चेंबर में होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियर वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है, इससे रेडिएशन जनरेट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक सील्ड चेंबर में बनाएंगे और धीरे धीरे 10 साल 15 साल तक ये ख़त्म हो जाएगा और तब इसको हम यूज कर देंगे। और जहाँ तक है कि इसको ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग लगाएं कि इसका फिर से जो थोड़ा सा जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बचा हुआ है, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ यूरेनियम बचा हुआ है, उसको हम लोग फिर से रीयूज कर लें। इसका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हम लोग को न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल और अच्छे से करना होगा। अगर न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल नहीं होता है तो जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट अगर हम लोग डिस्पोज करते हैं, जहाँ उसका लैंडफिल करते हैं, वहाँ दूर दूर तक वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत डेंजरस है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। अब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, गंगा का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इसी से है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से है। क्या, क्योंकि बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, बहुत सारा केमिकल हुआ और बहुत सारा लेदर इंडस्ट्री है। वो क्या होता है कि उसके लिए जो पानी यूज होता है वो डायरेक्ट हम लोग सीवरेज से नदी में बहा देते हैं, रिवर में बहा देते हैं, और रिवर को पॉल्यूट करता है। तो वेस्ट हम लोग देख लिए कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मोर एंड मोर एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। कैसे कि हम लोग अगर जब पेड़ लगाएंगे तो ये इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा कार्बन हम लोग छोड़े हैं वो कार्बन को
वो ले लेगा, अपना फूड बनाएगा और हमें वो ऑक्सीजन देगा, और वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखेगा। प्रॉपर बारिश ट्रांसपीरेशन, अगर जब बहुत ज़्यादा एफोरेस्टेशन कराएंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ लगेगा तो उससे बहुत ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा तो वो वेपर से फिर क्लाउड बनाएगा, यानी वो बारिश भी करवाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमें एफोरेस्टेशन कराने की ज़रूरत है। मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब हम लोग को फॉसिल फ्यूल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहिए और हमें हमेशा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ देखना चाहिए, और हम अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके ये सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, अब अगले चैप्टर में देखेंगे क्या। थैंक यू।